सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं। इसका आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसपे हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक एक्टिविटी भी देखेंगे जो एनसीईआरटी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले जो हमने पार्ट डिस्कस किया था उसमें हमने केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ये मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी की थी। केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम क्यों करते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की हेल्प से करते हैं, क्योंकि वो कहता है कि जो मास रिएक्टेंट का है वही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कमेंट में नाम जरूर बताना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमने कुछ और एग्जांपल डिस्कस किए थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उससे नेक्स्ट हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिस्कस की थी, जो कि 3 तरीके की थी: थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। सबके एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए से। ये देखिए, ये आपकी जो डिकम्पोजिशन है किसकी है? फेरस सल्फेट। जब आप फेरस सल्फेट को क्या करते हो? हीट करते हो तो Fe2O3, SO2 और SO3। ये जो है FeSO4 ग्रीन कलर का होता है। Fe2O3 कैसे कलर का बनता है? आपका रेड कलर का यहाँ फॉर्म होता है। CaCO3 को जब आप ब्रेक करते हो तो Ca और साथ में किस में टूटता है? ये CO2 में टूटता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से डिकम्पोज होता है, तो और फोटोलिटिक जब लाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन होती है तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए नाम से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब कोई किसी को क्या करेगा? डिस्प्लेस मतलब रिप्लेस करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट replace a less reactive element in the compound. This reaction can occur in solution or molten form. देखिए ये तो फिक्स है कि डिस्प्लेस हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही होगी, एक्वस फॉर्म में हो सकती है जो वाटर वाली फॉर्म होती है, मोल्टन स्टेट, सॉल्यूशन स्टेट, इन स्टेट्स में होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? बहुत आराम से एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बेंच है, वहां 2 बच्चे बैठे हैं और किसी तीसरे बच्चे ने वहां बैठना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक बच्चा, आप एग्जाम्पल ये ले लीजिए कि एक ही बच्चा बैठा है यहाँ बेंच पे, क्योंकि मेटल की बात करें सॉल्यूशन तो उसके साथ अपने आप बन जाएगा, कोई आयंस अपने आप आ जाएंगे। तो एक बच्चा यहाँ इस बेंच पे बैठा है और इस बच्चे ने इस बेंच पे बैठना है। अब ये बच्चा उठने को तैयार नहीं है लेकिन इसने बैठना है, तो क्या हो सकता है? फिजिकली अगर ये बच्चा इससे स्ट्रांग है तो ये धक्का मारेगा और यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन अगर फिजिकली ये इससे स्ट्रांग नहीं है तो क्या ये यहाँ बैठ पाएगा? जी नहीं, ये यहीं बैठा रहेगा, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सेम मेटल की बात है, ये इनकमिंग मेटल है M1 और ये मेटल ऑलरेडी बैठा हुआ M2। अगर M1 की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे? M2 से, तो M1 किसको रिप्लेस कर देगा? M2 से। लेकिन अगर M1 की रिएक्टिविटी कम है और M2 की ज्यादा है तो कोई भी रिएक्शन कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब जिसको भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करनी है उसको क्या याद करनी पड़ेगी? मेटल की एक्टिविटी सीरीज। जिसको एक्टिविटी सीरीज याद है मेटल की, उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगी। तो सबसे पहले एक्टिविटी सीरीज याद करते हैं, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे आते हैं। तो ये है एक्टिविटी सीरीज। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? काशी नाथ वाली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। This is the trick to memorize this activity series. K stand for potassium, Na stand for sodium, Ca stand for calcium, Mg magnesium, Al aluminium, Zn zinc, Fe iron, Pb lead, H hydrogen, Cu copper, Hg mercury, Ag silver and Au gold. तो यहाँ मोस्ट रिएक्टिव है जो अपर साइड है और दीज आर द लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है जी। और हाइड्रोजन को कहीं ना कहीं एक मॉडरेट रिएक्टिव आपका माना जाता है।
तो बात करें, बहुत सिंपल सी बात है। अब मान लीजिए मैं ZnSO4 है, ठीक है, इसकी रिएक्शन करा रही हूँ Cu के साथ। ध्यान से देखिएगा, मैंने किसका सॉल्ट लिया है बेटा, जिंक का सॉल्ट लिया है, और मैं रिएक्शन किसके साथ करा रही हूँ, Cu के साथ। तो देखिए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ऐसे जाएंगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो क्या कॉपर जिंक को रिप्लेस कर पाएगा, जी नहीं। कंडीशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ये है कि इनकमिंग मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए जो ऑलरेडी मेटल है। तो क्या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से, नहीं। तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन यहाँ नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव देन, लेस रिएक्टिव देन जिंक। लेकिन अपोजिट लूं मैं अगर CuSO4 प्लस Zn, तो कॉपर का सॉल्ट है और मैंने जिंक लिया है। अब देखिए जिंक और कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस में Cu। सेम आप जैसे कि अगर मैं बात करूं PbCl2, मैंने लेड का सॉल्ट ले लिया, और मैं अगर ये कहूं कि Pb के सॉल्ट को जिंक रिप्लेस कर देगा, क्या क्या Zn Pb के सॉल्ट को रिप्लेस कर देगा, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, Pb से। तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस में Pb। अब कोई भी रिएक्शन मुझसे पूछ ले किसी के भी सॉल्ट की, तो बस मुझे क्या देखना है, कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव और कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कोई भी रटना नहीं है। देखिए FeSO4 प्लस में Cu, तो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है Cu से, तो क्या बन गया, FeSO4 प्लस में Cu। यहाँ क्या था, CuSO4 प्लस Fe था। Zn प्लस CuSO4, अभी अभी बताया Zn की रिएक्टिविटी Cu से ज्यादा है, तो क्या बन गया, ZnSO4 प्लस में Cu। नेक्स्ट देखिए PbCuCl2, देखिए Pb की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो क्या बन गया, PbCl2 प्लस में C। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको सिर्फ एक बात याद रखनी होगी, वो क्या है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और उसका लर्न करने का ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया है। तो उम्मीद है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बात करें बेटा, अच्छा ये एक्टिविटी है जो हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। एक्टिविटी क्या है, थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। 2 आयरन नेल्स ली थी, ठीक है, उसमें से एक आयरन नेल को क्या किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ये देखिए ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, और यहाँ पे क्या कर दिया, आयरन नेल जो थी हमारी लोहे की जो कील थी उसको क्या कर दिया, टिप कर दिया। कुछ समय के बाद देखा 2 टेस्ट ट्यूब ली गई थी, दोनों में कॉपर सल्फेट डाला गया था, दोनों में ही कॉपर सल्फेट डाला गया था। एक को तो एज इट इज रखा था, और एक में हमने क्या किया, आयरन नेल को टिप कर दिया। कुछ दिनों के बाद देखा गया जो कॉपर सल्फेट में कुछ भी नहीं डला था वो एज इट इज रहा ब्लू कलर का, लेकिन जिस कॉपर सल्फेट में आयरन ने लोहे की कील डली थी उसने क्या कर लिया, अपना कलर चेंज कर लिया, स्लाइटली ग्रीनिश ब्लू हो जाता है वो। जो अगर हम एक्टिविटी करें लैब में तो हम देखते हैं वो ग्रीनिश ब्लू कलर का हो जाता है। और सेम एक लोहे की किसी चीज में नहीं डाली, उसका कलर एज इट इज था, लेकिन जो हमने कॉपर के अंदर कील डाली थी वो कैसी हो गई थी, अब ब्राउन कलर की। इसका मतलब कहीं ना कहीं आयरन ने क्या किया है, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट किया है, और क्या बना होगा सॉल्यूशन में, FeSO4, साथ में क्या निकल गया यहाँ से, Cu निकल गया। तो ये एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम से ही पता लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब 2 चीजों की डिस्प्लेसमेंट होगी। एक और बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ऐसे कुछ लिखा जा सकता है जैसे कि A का B के साथ बॉन्ड है और प्लस C, तो A एक मेटल है एंड C एक मेटल है, एंड C इज मोर रिएक्टिव देन A, मोर रिएक्टिव देन A, और C की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा है, A से ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, Cb प्लस में A आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो नाम से ही पता लग रहा है 2 डिस्प्लेसमेंट होंगी, 2 आयंस का एक्सचेंज होगा। तो देखिएगा डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको कहा जाता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन 2 आयनिक कंपाउंड, 2 आयनिक कंपाउंड के बीच में आयंस एक्सचेंज होंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और क्या बनेगा, 2 प्रोडक्ट की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहले बात करें, जैसे कि A का B के साथ बॉन्ड है और C का किसके साथ बॉन्ड है, D के साथ। तो अगर मैं कहूं ये एक मेटल है और ये एक मेटल है, तो क्या होगा, A किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, D के साथ, और C किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, B के साथ। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, AD की फॉर्मेशन हो जाएगी, और किसकी, CB की फॉर्मेशन हो जाएगी।
दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, दो डिस्प्लेसमेंट हुई है, दो आयंस एक्सचेंज हुए हैं दो मेटल्स के साथ। तो देखिएगा एग्जाम्पल, सोडियम सल्फेट एक्वस, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही होगी। जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास बनता है BaSO4 प्लस में NaCl। ये जो BaSO4 बनता है ये इनसोल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स जिनको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहा जाता है जिन्हें। और ये BaSO4 के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, व्हाइट इनसोल्यूबल पार्टिकल्स बनते हैं, वो कैसे कलर के बनते हैं, व्हाइट कलर के। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जब दो आयंस एक्सचेंज होते हैं और एक में इनसोल्यूबल पार्टिकल्स बनते हैं, उस रिएक्शन को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो a type of double displacement reaction in which an insoluble precipitate या insoluble particles are formed that are known as precipitation reaction। तो देखिए ये टेस्ट ट्यूब ली गई है, बेरियम क्लोराइड वाला एग्जांपल यहाँ दिया गया है कि बेरियम क्लोराइड और Na2SO4 को जब हम डालते हैं तो क्या बन जाता है यहाँ पे BaSO4। तो देखिएगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है, जहां इनसोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म होंगे उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो देखिए ये भी एग्जांपल किसका है, डबल डिस्प्लेसमेंट का है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल ये रहा, AgNO HCl से रिएक्ट करेगा तो HNO3 और यहाँ क्या बन जाता है AgCl। ये भी जो प्रेसिपिटेट बनते हैं ये कैसे कलर के बनते हैं, व्हाइट कलर के। एक और हमारी बुक्स में एग्जाम्पल है जो बहुत ही पॉपुलर है, जो कि हमारा है PbNO3। PbNO3 ट्वाइस को जब हम किससे रिएक्ट कराते हैं, PbNO3 ट्वाइस को जब हम Ki2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, Ki के साथ PbNO3 ट्वाइस को जब हम Ki के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है PbI2 प्लस में KNO3। तो PbNO3 ट्वाइस को जब हम Ki के साथ रिएक्ट कराते हैं तो PbI2 प्लस में क्या बनता है, KNO3। और ये कैसे कलर के PbI2 के जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये कैसे कलर के हमारे बनते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो अगर हम बात करें अब डबल डिस्प्लेसमेंट की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में एक रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमें पहले भी पता है, जब एक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या क्या बनता है, सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है। तो एसिड का एग्जांपल ले HCl, बेस का एग्जांपल ले NaOH, तो क्या बन जाएगा हमारे पास NaCl प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर। तो उम्मीद करती हूँ आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आई है। तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।